Dear students, welcome to my YouTube channel Biology by दीपक नैन। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर 11th एंड 12th क्लास के जो NCERT बायोलॉजी बुक्स हैं उनके सिलेबस का ओवरव्यू है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो टोटल बायोलॉजी सिलेबस है उसको 10 यूनिट्स के अंदर कंक्लूड किया गया है और हर एक यूनिट में आपको एक साइंटिस्ट है या बायोलॉजिस्ट है उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो वो भी हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स ओवरव्यू से, जिसमें हम यहाँ पे बस केवल यूनिट्स के नाम है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जबकि इन यूनिट्स के अंदर किन किन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, कितने चैप्टर्स हैं किस यूनिट में, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो जो यूनिट नंबर 1 से 5 है वो 11th क्लास की NCERT बायोलॉजी बुक में मिलेगी, जबकि यूनिट नंबर 6 से 10 है वो 12th क्लास की बायोलॉजी बुक में है। यूनिट नंबर फर्स्ट है जो वो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड रहेगी। और यूनिट नंबर 2 है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम मेनली जो डिस्कशन करेंगे वो टिश्यू से रिलेटेड है, जबकि इसमें एक चैप्टर है जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड भी रहेगा। जबकि यूनिट नंबर 3 है वो सेलुलर बायोलॉजी से रिलेटेड है, देखेंगे सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती हैं और उसके अलावा सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड भी इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। प्लांट फिजियोलॉजी टोटली बॉटनी से रिलेटेड है, जिसमें प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, जाइलम फिलोएम कैसे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होता है, और फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड फाइटो हार्मोन्स से रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर्स मिलेंगे। जबकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो 5th यूनिट रहेगी और ये कंप्लीट ह्यूमन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम हैं वो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और इसके अलावा भी डिफरेंट सिस्टम हैं वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। जबकि यूनिट नंबर 6 है वो फर्स्ट यूनिट रहेगी 12th क्लास की बायोलॉजी बुक की, और ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो 10th क्लास के अंदर चैप्टर रहता है उसी का एक एक्सपेंडेड वर्जन यहाँ पे मिलेगा डिफरेंट चैप्टर्स की फॉर्म में। यूनिट नंबर 7 है वो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, मिलता जुलता सा नाम है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड ही रहेगी। जबकि यूनिट नंबर 8 है वो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, कि किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट में जो बायोलॉजी है वो कैसे रोल प्ले करती है, वो एक जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा चैप्टर। और जबकि एडवांस फील्ड ऑफ बायोलॉजी है जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके बारे में यूनिट नंबर 9 में पढ़ने को मिलता है। एक एनवायरमेंटल बायोलॉजी है वो इकोलॉजी के नाम से हमको 10th यूनिट है उसके अंदर उसका डिटेल्ड व्यू है वो देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले 11th क्लास की जो बायोलॉजी बुक है उसके एक रियल कवर पेज है वो हम देख सकते हैं। और बायोलॉजी बुक में जो कंटेंट है 11th क्लास में वो जैसे हमने पढ़ा है कि पहली जो 5 यूनिट है वो 11th क्लास में रहेंगी, और इस पहले यूनिट के अंदर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर इंक्लूड हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर एक जर्नल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा। और इस चैप्टर में भी जो पार्टिकुलर चैप्टर हर एक यूनिट में दिए गए हैं इनके भी टॉपिक्स हम फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जर्नल इंट्रोडक्शन जैसा बताया है, जबकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसमें 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ज़्यादा डिटेल से दिया गया है। जबकि प्लांट और एनिमल किंगडम से रिलेटेड है सेपरेट चैप्टर इस यूनिट में पढ़ने को मिलते हैं। जबकि यूनिट नंबर 2 में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, और इसमें पहले 2 चैप्टर हैं 5th एंड 6th चैप्टर वो फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म से रिलेटेड हैं। पहले चैप्टर में मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे प्लांट्स के अंदर जो स्टेम, लीफ है और जो रूट्स हैं उनकी डिटेल दी गई है। एनाटॉमी के अंदर टिश्यू के बारे में बताया गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे रहते हैं, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ करता है एक प्लांट। जबकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के अंदर भी डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू है वो पढ़ने को मिलते हैं, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने को मिलती है 3 ऑर्गेनिजम्स की, वो भी हम इस चैप्टर का जब एक सब टॉपिक्स ओवरव्यू देखेंगे। जो थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस यूनिट में मेनली हम सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड रहेगा, जो कि एक नया ही चैप्टर है 9th-10th में इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं आती है। जबकि चैप्टर 10 है इसमें माइटोसिस और मियोसिस, सेल साइकिल कैसे काम करता है, क्या क्या स्टेजेज हैं उनके बारे में चैप्टर 10 रहता है। उसके बाद कंप्लीट जो बॉटनी से रिलेटेड पोर्शन रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी वो यूनिट नंबर 4 में है,
जिसमें जो चैप्टर 11 है वो ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता है कि कैसे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मिनरल्स का प्लांट्स में देखने को मिलता है और कैसे जाइलम एंड फिलोएम है डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में जो प्लांट्स के पहुंचाने का काम करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में मिनरल न्यूट्रिशन में हम देखेंगे कि किस मिनरल की वजह से प्लांट में कौन से जो वर्किंग प्रोसीजर हैं वो होते हैं और उनकी कमी से और उनकी टॉक्सिसिटी से क्या क्या प्रॉब्लम एक प्लांट को फेस करनी पड़ सकती है। जबकि चैप्टर 13 है वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट प्रोसेस के बारे में रहता है। चैप्टर 14 में रेस्पिरेशन पढ़ने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अलावा एनिमल्स में भी हम पढ़ते हैं, तो उसका एक अलग से डिटेल यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में दी गई है वही सेम टाइप से एनिमल्स में भी मिलती है। जबकि चैप्टर 15 है वो प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड है और डेवलपमेंट से, इसमें यहाँ पे हम फाइटो हार्मोन्स वगैरह है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, उनके बारे में पढ़ते हैं और कुछ प्रोसेसेज वो भी यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। जबकि यूनिट नंबर 5 है ये कंप्लीट जूलॉजी के अंदर आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हायर क्लासेज के अंदर एक कंप्लीट एक सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है। और इसमें टोटल 7 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें डाइजेशन है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के नाम से है। जबकि फ्लूइड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में हम मेनली मसल्स के बारे में और स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन से रिलेटेड रहेगा, कंप्लीट ब्रेन किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैसे कौन सा पार्ट है जो ब्रेन का वो क्या काम करता है। बाकी स्पाइनल कोड के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है। इसके अलावा सेंसेज 5 सेंसेज हैं, 5 सेंसेज में से जो 2 सेंसेज हैं आईज एंड ईयर्स, उनके बारे में डिटेल से दिया गया है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर सिक्रिएट किए जाते हैं डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, उनके बारे में। यूनिट नंबर 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका ओवरव्यू देखते हैं। जैसे बताया इसके अंदर 4 चैप्टर इंक्लूड हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड और इसमें हमको पढ़ने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, लेकिन हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझाया नहीं गया है। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ने को मिलता है। जबकि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, इसमें हम कुछ ऐसी टर्म्स हैं वो पहली बार देखते हैं, जैसे टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन है और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जब अर्थ के ऊपर डिस्कवर किया जाता है तो उसका नाम कैसे रखा जाता है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, तो उसके रूल भी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज, 7 हायरार्कियल लेवल हैं जो स्पीसीज से शुरू होते हैं और किंगडम लेवल पे जाके खत्म होते हैं, वो भी इस थर्ड टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया है। जबकि टैक्सोनॉमिकल एड्स ऐसे कुछ एसेसरीज हैं जो कि हमको इस यूनिट में एक इंटरेस्ट क्रिएट, इस चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम करते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट जो नई स्पीसीज है उसको पुराने हमारे डाटा के साथ रिलेट करके उसके बारे में कैसे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, जू है और काफ़ी सारे सीड बैंक्स वगैरह भी होते हैं जो कि काफ़ी इसमें हेल्पफुल एक हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं इसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शनरी वे में, जिसमें उसकी ड्रॉबैक्स वगैरह भी दी गई हैं। उसके बाद जो मेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है RHP टेकर ने जो दिया है वो डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, जिसमें किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है और एनिमल है। प्लांट एनिमल की ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं दी गई है इस चैप्टर के अंदर, जो कि सेपरेट चैप्टर्स में 3rd एंड 4th में मिलेगी। जबकि वायरस, वायरोड एंड लाइकन्स ये ऐसे जीव होते हैं जिनको किसी भी किंगडम सिस्टम में जगह नहीं मिली है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से लास्ट में चैप्टर के एंड में दिया गया है। जबकि जो प्लांट किंगडम के नाम से 3rd चैप्टर है इसमें 5 डिविजन्स हैं, जिसमें सबसे पहला एल्गी जिसको थैलोफाइटा बोलते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन है। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है कि किस तरीके से प्लांट में लाइफ साइकिल काम करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कैसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज आती हैं। जबकि चैप्टर नंबर 4 है वो एनिमल किंगडम है, जिसके अंदर स्टार्टिंग में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है, किस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और डिफरेंट यहाँ पे फाइलम पढ़ने को मिलते हैं। टोटल 10 फाइलम दिए गए हैं और एक फाइलम को ज़्यादा डिटेल में समझाया गया जो एडवांस फाइलम है कोर्डेटा, और कोर्डेटा के अंदर 7 क्लासेज को अच्छा खासा यहाँ पे डिटेल से दिया गया है।
जबकि जो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अंदर 3 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर हम एंजियोस्पर्म्स भी बोल सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन मिलेगा आपको रूट के बारे में, रूट क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन करती हैं और किस स्ट्रक्चर क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या उसकी मॉडिफिकेशन है। सिमिलर वे आपको स्टेम और एंड लीफ का भी मिलेगा। उसके बाद इनफ्लोरेसेंस फ्लावर से रिलेटेड रहेगा, फ्लावर के अरेंजमेंट को इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है। और फ्रूट एंड सीड, यही हम ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो फ्लावरिंग प्लांट में बाहर से ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसमें 3 फैमिलीज है, उनके बारे में बताया गया है। कुछ फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल फार्मूलाज हैं, उनके बारे में भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो हम पढ़ने को हमको इसमें मिलती हैं। जबकि चैप्टर नंबर 6 है, ये एनाटॉमी से रिलेटेड रहेगा, फ्लावरिंग प्लांट के ही, जिसमें टिश्यू सिस्टम पढ़ा जाता है। 3 टिश्यू सिस्टम मिलते हैं मेनली प्लांट के अंदर, उनके बारे में डिटेल से दिया गया है। और मेनली जैसे टिश्यू प्लांट्स में हम सिंपल एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, तो उन टिश्यूज की डिटेल दी गई है। उसके अलावा एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन प्लांट्स में टोटल रूट, स्टेम एंड लीफ के डाइसेक्शन, टीएस या फिर ट्रांसफर सेक्शन हम बोल सकते हैं, उनकी हमको डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनका एक डिटेल्ड व्यू भी हमको पढ़ने को मिलता है। और टोटल 6 ग्रुप बन जाते हैं। जैसे डाइकोट के 3 आ जाते हैं, डाइकोट्स में रूट, डाइकोट की स्टेम, डाइकोट की लीफ। इसी तरीके से मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट लीफ एंड मोनोकोट रूट के डिफरेंट सेक्शन को कट करके उनका टीएस कैसे हम देख पाते हैं, ये एक प्रैक्टिकल वर्क रहता है, जिसमें मेनली माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम अच्छे से उसको कोरिलेट कर सकते हैं, जो बुक के डायग्राम है और जो हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर पाते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में मेनली जो डाइकोटिलिडन के अंदर किस तरीके से वुड फॉर्मेशन होती है, टाइप्स ऑफ वुड कैसे रहती हैं, और क्या एक इम्पोर्टेंट रोल है सेकेंडरी ग्रोथ का, जो कि इसको अलग बनाता है मोनोकोट्स प्लांट से। इसी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से डाइकोटिलिडन प्लांट मजबूत होते हैं। जबकि चैप्टर नंबर 7 है, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से रिलेटेड रहता है, जिसमें एनिमल टिश्यू है, मेनली 4 टाइप के टिश्यू हैं वो पढ़ने को मिलते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है, मेनली अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग्स के अंदर जो अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका काफी डिटेल्ड व्यू यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है, जो सेलुलर बायोलॉजी से रिलेटेड रहता है, या सेल बायोलॉजी हम बोल सकते हैं, जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के अंदर ऐसी क्या क्या ऑर्गेनेलिज हैं उससे रिलेटेड रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 8। और इसमें व्हाट इज सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बताया गया है, ओवरव्यू ऑफ सेल, और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं और क्या क्या ऑर्गेनेलिज उनके अंदर पाई जाती हैं, उसके बारे में रहेगा, जो कि चैप्टर हमने 9th क्लास के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 9 है, जो बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड रहता है, जिसमें हम किसी भी, जैसे सबसे पहला टॉपिक रहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल का कोई भी पार्ट हम लेते हैं तो उसमें केमिकल कंपोजिशन कैसे पता लगाते हैं, ये एक प्रैक्टिकल वर्क होता है मेनली। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कि जो माइक्रो एंड मैक्रो 2 क्लासेज होती हैं मॉलिक्यूल्स की, और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलता है। जबकि एक सूडो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल माना जाता है लिपिड्स, उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पे दी गई है। जबकि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग, किस तरीके से जो मोनोमर्स होते हैं, ये पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स एक टाइप के पॉलीमर्स ही होते हैं जो मोनोमर यूनिट के इकट्ठे होने से जुड़ के काम करते हैं। और किस टाइप की बॉन्डिंग है वो प्रोटीन में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप की, तो 3 to 4 टाइप की बॉन्डिंग है वो इस टॉपिक में 9.8 में पढ़ने को मिलती है। जबकि 9.9 में हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरीके से डायनेमिक स्टेट में पाए जाते हैं, वो अपनी स्टेट को चेंज करते रहते हैं। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर द लिविंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है कि किस तरीके से मेटाबॉलिज्म है वो एक रेगुलर प्रोसेस होती रहती है, एक इक्विलिब्रियम से बचने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है। द लिविंग स्टेट भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। और इंजाइम्स के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ने को मिलती है, इसकी क्लासिफिकेशन है, कैसे इंजाइम काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन भी डिटेल में दिया गया है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंजाइम्स को प्रभावित करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हो जाता है।
चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें सेल साइकिल की फेजेज बताई गई हैं, इंटरफेज एंड एम फेज, और इंटरफेज की जो आगे सब स्टेजेज हैं। जब उसके बाद माइटोसिस एंड मियोसिस को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और उनकी जो स्टेजेज हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, उनको भी काफ़ी डिटेल से बताया गया है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि बॉटनी से रिलेटेड रहती है। इसमें जो चैप्टर 11 है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से रिलेटेड रहता है, और इसमें हम देखते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है, प्लांट में जो वाटर है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप कैसे काम करता है, एक पोटेंशियल प्रेशर वगैरह होता है, वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल, उनकी टर्म्स भी थोड़ी सी एक डेरिवेटिव टर्म्स होती हैं कुछ। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जिसके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, रूट प्रेशर दोनों मिलके लंबी दूरी तक जो प्लांट के अंदर वाटर है वो पहुंचाने का काम करते हैं। ट्रांसपिरेशन कैसे काम करते हैं प्लांट्स, कैसे स्टोमेटा है ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं, मिनरल को किस तरीके से एक प्लांट है वो रूट्स के माध्यम से अवशोषित करता है, वो कैसे आगे ट्रांसफर करता है, और उसके बाद फिलोएम ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे बताया गया है, जिसमें एक मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलता है। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर हमको डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं वो देखने को मिलते हैं कि किस मिनरल्स की ज़रूरत होती है प्लांट को। उसके बाद एसेंशियल मिनरल एलिमेंट, एक ऐसा हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये मिनरल प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बाकी इतनी ज़्यादा एसेंशियलिटी वहाँ पे नहीं है। जबकि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, किस तरीके से एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, कैसे एक्टिव प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पे काम करता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद किस तरीके से सोल्यूट्स को वाटर की फॉर्म में ज़्यादातर मिनरल्स को अवशोषित किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और सोयल को हम देखेंगे किस तरीके से एसेंशियल एलिमेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। और लास्ट में टॉपिक रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड, नाइट्रोजन को प्लांट्स में किस तरीके से यूज में लेके आया जाता है। उसके बाद चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, जिसमें हम देखने को मिलते हैं व्हाट डू वी नो, ये कुछ इंट्रोडक्शनरी टॉपिक्स रहेंगे इसके। फिर एक्सपेरिमेंट, जो अर्लियर एक्सपेरिमेंट है काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने बताया है फोटोसिंथेसिस के अलग अलग टर्म्स में या अलग अलग पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। वेयर डज द फोटोसिंथेसिस की जगह कहाँ पे पाई जाती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल से बताया गया है। जबकि हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, बी, सी और जेंथोफिल्स वगैरह है, उनकी एक बताया गया है किस पिगमेंट्स की क्या कैपेसिटी रहती है वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की। लाइट रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में इसमें देखने को मिलता है, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट के अंदर। वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपी किस तरीके से यूज किए जाते हैं प्लांट में, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। और C4 पाथवे, जो कि एक एडवांस्ड वर्जन माना जाता है कुछ प्लांट्स का, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं मेनली उनके अंदर ये पाथवे ज़्यादा पाया जाता है। जबकि एक फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो C3 प्लांट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें C3 एंड C4 प्लांट्स के बारे में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल भी दी गई है, जो इन दोनों प्लांट्स को अलग अलग समझने में मदद करती है, और फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं उसका भी डिस्कशन इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, और यहाँ पे जो आगे के जितने पार्ट्स रहते हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को हम समझ सकते हैं कि एक जैसी प्रोसेस जो होती हैं। जैसे ग्लूकोज हम इनटेक करते हैं, इसी तरीके से ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर गुजारा जाता है प्लांट्स में भी। उसके बाद कुछ जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फिर डिफरेंट एक TCA साइकिल चलता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काम करता है, जिसके द्वारा ATP प्रोडक्शन होती है। और ATP कितने प्रोडक्शन होती है उसी को रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के अंदर चेक किया जाता है।
कि कितने एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये मेनली 3 स्टेप्स में जाती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद एक एम्फीबोलिक पाथवे देखा जाता है, जिसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवे बॉडी के अंदर एक साथ चलते रहते हैं। और रेस्पिरेटरी कोटेंट, जो कि एक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से रिलेटेड उनका जो रेशियो है वो चेक किया जाता है। और डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स या हम बोल सकते हैं फूड कंपोनेंट्स का अलग रेस्पिरेटरी कोटेंट है वो पाया जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें ग्रोथ टर्म को इलेबोरेट किया गया है। उसके बाद डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझाया गया है कि क्या मतलब है इन टर्म्स का। उसके बाद डेवलपमेंट कैसे करता है प्लांट, किस तरीके से डेवलपमेंट है वो, अलग अलग प्लांट हार्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनको बोला जाता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें 5 हार्मोन्स के डिस्कवरीज और उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद फोटोपीरियडिज्म, वनरलिज्म और एक डोरमेंसी है, ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि एक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में भी इस यूनिट में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट रहती है 11th क्लास बायोलॉजी बुक की, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी से रिलेटेड रहती है, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है या फिर हम बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 16 है ओवरऑल, वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नेम से है, लेकिन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरीके से डाइजेशन होता है फूड का, किस पार्ट में किस फूड के कंपोनेंट का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसका, और डिसऑर्डर्स भी हर एक चैप्टर में पढ़ने को मिलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं ह्यूमंस के अंदर, खासकर उनका डिटेल दिया गया है। जबकि चैप्टर नंबर 17 है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में ही यहाँ पे समझाया गया है। रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है वो प्रोसेस बॉटनी के अंदर प्लांट्स में दी गई है, इसलिए उसका दोबारा डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया गया है। वैसे तो रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो यहाँ पे पार्ट्स में थोड़ा दिया गया है, और जिसके अंदर जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है ह्यूमन के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे काम करता है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे होती है, एक्सचेंज कैसे होता है गैसेज का, एक्सचेंज होने के बाद जो ट्रांसपोर्ट है गैसेज, O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है और CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे फॉर्म के बारे में है, कैसे करने का काम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का रहता है। जबकि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, किस तरीके से हमारे बॉडी का ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो किस तरीके से रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस को, रेस्पिरेटरी रेट को कब बढ़ाना है कब घटाना है, तो वो हमको कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। और डिसऑर्डर्स भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इसके एंड में मिलते हैं। जबकि 18 चैप्टर है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहता है, इसमें ब्लड की अलग अलग सेल्स और सेल्स का काफ़ी डिटेल्ड व्यू पढ़ने को मिलता है, जिसको ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट भी बोला जाता है, फॉर्मिंग एलिमेंट्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसके बाद लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है, उसका डिटेल्ड वर्जन है, सर्कुलेटरी पाथवेज कैसे काम करता है, डबल सर्कुलेशन किस तरीके से एक कंप्लीट प्रोसेस होती है, और रेगुलेशन में वही किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो ब्रेन है वो कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक मींस हार्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको देखता है। और लास्ट में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के डिजीजेज आ जाती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से मतलब है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें स्टार्टिंग रहती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल है, फंक्शन क्या क्या करते हैं नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट, अलग अलग ट्यूब्यूल्स जैसे पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले किस तरीके से काम करते हैं, वो 19.3 टॉपिक के अंदर बताया गया है। जबकि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में काउंटर करंट मैकेनिज्म जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। और जैसे रेगुलेशन हमने देखा है, इसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर किडनी फंक्शनिंग में किस तरीके से जो एक हार्मोन है वो कैसे काम करता है, और ब्रेन है उसका क्या कुछ रोल रहता है। म्यूक्टुरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें यूरिन को रिमूव किया जाता है आउटसाइड द बॉडी, और रोल ऑफ ऑर्गन्स
एक्सक्रीशन में जो किडनी के अलावा जो अलग ऑर्गन है जैसे लंग्स है, स्किन है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका एक जनरल सा डिस्कशन दिया गया है। और उसके बाद लास्ट में डिसऑर्डर या फिर डिजीज दी गई है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में बताया गया कि जो मूवमेंट्स है वो कितने टाइप की होती है। मसल्स है, मसल्स कितने टाइप्स की हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड, एंड कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये दोबारा डिस्कशन रहता है, सिमिलर टाइप का डिस्कशन जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी, जो एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं वहाँ पे भी मिलता है मसल्स के बारे में। और मसल्स में मेनली यहाँ पे हमको जो सार्कोमेयर है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलती है। आई बैंड कैसे, आई बैंड और जेड बैंड वगैरह हैं, या फिर थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट कैसे काम करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो पढ़ने को मिलते हैं। स्केलेटल सिस्टम दिया गया है, किस तरीके से जो बोन्स हैं किस पार्ट में कितनी बोन्स पाई जाती हैं उनका डिटेल्ड व्यू है। जॉइंट्स, हड्डियों के जो अलग अलग जोड़ हैं वो कितने टाइप के हैं बॉडी के अंदर, काफ़ी 1 मार्क क्वेश्चन जॉइंट से आते हैं। और उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, वही डिसऑर्डर जो हमने पहले डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़े हैं, इसी तरीके के डिसऑर्डर यहाँ पे भी मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 21, ये केवल ब्रेन से रिलेटेड रहेगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम है चैप्टर का, जिसमें न्यूरल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम में मेनली ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में डिटेल से बताया गया है इस चैप्टर में। और न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे काम करती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम रहता है, और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, उनके काम देखे जाते हैं। और साथ में रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कि एक स्पाइनल कॉर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के जो सेंसेस हैं वो कैसे काम करते हैं, जिसमें ज़्यादा डिटेल्ड व्यू है वो ईयर एंड आई के बारे में ज़्यादा डिटेल से समझाया गया है। कैसे मैकेनिज्म ऑफ विजन काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है वो किस तरीके से उसमें अलग अलग पार्ट हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 है, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन का जिक्र किया गया है। इसमें मेनली ह्यूमन के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनके हार्मोन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज है, वो एक्स्ट्रा सिक्रीशन होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो बताया गया है। और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड व्यू है। और इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कुछ हार्मोन है हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर हम बोल सकते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, वो भी कुछ हार्मोन है वो सिक्रेट करता है। और लास्ट में मैकेनिज्म दिया गया है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, वो भी हम चैप्टर नंबर 22 के अंदर पढ़ते हैं। इस तरीके से कंप्लीट जो डिस्कशन है वो ओवरव्यू है वो चैप्टर वाइज हमने देख लिया है। तो अब हम जो हर एक यूनिट के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर हैं जो कि यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में स्टार्टिंग में दिए गए हैं। तो अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी माना जाता है क्योंकि इनके जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे ही हैं, इवोल्यूशन से रिलेटेड ही इन्होंने जो भी डिस्कवरीज हैं वो दी हैं। अर्नेस्ट मेयर बोर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन कैप्टन जर्मनी, तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में काम किया है और अपने टाइम के ये जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं। मेयर जॉइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फैकल्टी इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। 1953 से 1975 तक इन्होंने क्या है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी के रूप में काम किया है। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। तो 2004 में एट द एज ऑफ 100 ये इनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। अचीवमेंट्स क्या है, जो कुछ पार्टिकुलर अचीवमेंट है जिसकी वजह से एनसीईआरटी ने प्रेफरेंस दी है इस यूनिट की स्टार्टिंग में इनको। तो थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर हिज रिसर्च स्पेंड ऑर्थोनोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ द बायोलॉजी। तो इन्होंने जो इवोल्यूशनरी स्टडी है मेनली, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी होती है, टैक्सोनॉमी जो भी नई स्पीसीज है उनके क्लासिफिकेशन या नेमिंग से रिलेटेड रहता है,
और जू जियोग्राफी में जो लैंड से रिलेटेड जितनी भी वैरायटीज हैं, जो स्पीसीज हैं, उनकी स्टडी रहती है। इवोल्यूशन, जो भी अपडेशन है रेगुलर स्पीसीज में या डिफरेंट एनिमल प्लांट्स में, उनकी स्टडी रहती है। एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी अलग अलग फाइलम, क्लासेज, जीन्स, जो भी एक हायरार्किकल लेवल होता है, उनको अरेंज किया जाता है। और एक पार्टिकुलर ब्रांचेज हैं जो भी बायोलॉजी हैं, बायोलॉजी फील्ड की, तो उनके अंदर इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। ही pioneered द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो जो बायोलॉजिकली स्पीसीज की एक डेफिनेशन है, पार्टिकुलर डेफिनेशन, तो वो भी आज के टाइम पे हर जगह एक्सेप्ट की गई है और वो इन्हीं की देन है। मेयर वाज अवॉर्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी। तो इनको मेन जो बड़े प्राइज हैं बायोलॉजी फील्ड में, उनसे सम्मानित किया जा चुका है। जैसे बेल्जियन प्राइज है, वो 1983 के अंदर मिला था, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ द बायोलॉजी फॉर द बायोलॉजी 1994 के अंदर है। और क्रैफोर्ड प्राइज इनको 1999 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट हैं वो है कैथरीन इसाऊ, और ये यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की यूनिट के स्टार्टिंग में दिए गए हैं इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और ये पिक हम इनकी देख सकते हैं। और कैथरीन इसाऊ वाज बोर्न इन यूक्रेन इन 1898, 1898 के अंदर इनका जन्म हुआ है यूक्रेन में। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टडी है वो रसिया और जर्मनी के अंदर कंप्लीट की है, जबकि जो डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो 1931 में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट से प्राप्त की है। इवन एट द एज ऑफ 99, 99 की एज के अंदर जब वो उनकी डेथ हुई 97 के अंदर, शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ द प्लांट बायोलॉजी। तो इन्होंने प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ जो रिसर्च है वो की है, और अपने टाइम के ये भी एक ग्रेट साइंटिस्ट रही हैं। और इन्होंने इस फील्ड के अंदर, प्लांट बायोलॉजी फील्ड के अंदर डोमिनेट किया है। डोमिनेट मीन्स इनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट उस टाइम नहीं हुआ है। अचीवमेंट्स क्या है इनकी? तो इन्होंने कुछ बुक हैं वो दी हैं, जैसे प्लांट एनाटॉमी की जो बुक है, इस नाम से जो बुक है इनकी, वो 1954 के अंदर पब्लिश हुई है। जबकि द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स ये पब्लिश हुई है 1960 के अंदर। इन 1957 सी वाज इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ द साइंस, बिकमिंग द 6th वुमेन टू रिसीव दैट ऑनर। तो 1957 के अंदर नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, उसको लेने वाली ये 6ठी महिला बनी है। शी रिसीव्ड द नेशनल मेडल ऑफ द साइंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989। 1989 के अंदर इनको नेशनल मेडल ऑफ द साइंस भी मिला है, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे हैं जॉर्ज बुश, उनसे। उसके बाद है जी.एन. रामचंद्रन, जो कि यूनिट नंबर 3 की स्टार्टिंग में दिए गए हैं। इनकी पिक है वो हम देख सकते हैं। और जी.एन. रामचंद्रन का जो जन्म है 8 अक्टूबर 1922 को कोचिन, जो कि साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट है, तो उसके एक स्मॉल टाउन में हुआ था। ही रिसीव्ड ए PhD फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। 1949 में इन्होंने जो PhD की डिग्री है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। और 78 साल की एज में 7 अप्रैल 2001 को इनका जो निधन है वो हो चुका है। अचीवमेंट्स क्या है? फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। तो ये मद्रास स्कूल जो आज किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, जो बायोपॉलीमर्स, हमारी बॉडी के अंदर जितने पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी कन्फर्मेशनल एनालिसिस, उनकी जो स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, किस टाइप की पाई जाती है, उनका जो एक इंस्टीट्यूट है वो उसके ये जन्मदाता माने जाते हैं। व्हाइल एट कैम्ब्रिज रामचंद्रन मेट लिनियस पॉलिंग। जब ये कैम्ब्रिज में अपनी PhD की डिग्री कर रहे थे तो उस टाइम लिनियस पॉलिंग से इनकी मुलाकात हुई, और जो कि उस टाइम अल्फा हेलिक्स और जो बीटा शीट्स स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन्स की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आती हैं, जो हायर क्लासेज में हमको पढ़ने को मिलती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो लिनियस पॉलिंग की जो पब्लिकेशन है उनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए। दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन भी एक टाइप का प्रोटीन होता है, और इसकी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए इनको जो मोटिवेशन मिली है वो इसी पब्लिकेशन से मिली है। इनकी पब्लिकेशन ने इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है कि
एक कोलेजन स्ट्रक्चर को सॉल्व कर पाए, उसकी स्ट्रक्चर का पता लगा पाए। हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954। तो इनकी जो डिस्कवरी है, जो भी इन्होंने रिसर्च किया था, जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दी थी कोलेजन की, वो नेचर नाम की जो भी मैगजीन है उसके अंदर 1954 के अंदर पब्लिश हुई। हिज एनालिसिस ऑफ द allowed confirmation of the protein through the use of the Ramachandran plot is most outstanding contribution in the structural biology। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में रामचंद्रन प्लॉट के नाम से जो भी हम काफी कुछ कन्फर्मेशंस पढ़ते हैं प्रोटीन की कन्फर्मेशन से रिलेटेड, जब भी हम पढ़ते हैं तो रामचंद्रन प्लॉट उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो वो भी इन्हीं की देन है। नेक्स्ट है मेल्विन कैल्विन, जो कि यूनिट नंबर 4 की स्टार्टिंग में दिए गए हैं और इनकी जो पिक है वो हम देख सकते हैं। मेल्विन कैल्विन बोर्न इन मिनेसोटा इन अप्रैल 1911। इनका जो जन्म है मिनेसोटा, जो कि यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, वहाँ पे हुआ था। ही रिसीव्ड पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। तो वहीं से इन्होंने अपनी जो पीएचडी है केमिस्ट्री के अंदर कंप्लीट की। ही सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। बर्कले नाम की जो जगह पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, तो वहीं पे इन्होंने एक केमिस्ट्री प्रोफेसर के रूप में काम किया है। तो ये टोटली केमिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो अचीवमेंट्स क्या हैं, पार्टिकुलर अचीवमेंट्स जिसकी वजह से बायोलॉजी में भी हम इनको पढ़ते हैं। तो कैल्विन प्रपोज्ड द प्लांट चेंज लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। तो इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा, बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल एंड अदर सब्सटेंस। तो जो हम एक कैल्विन साइकिल पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो रहता है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक आगे ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पैटर्न में जो अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं उनमें ट्रांसफर किया जाता है, और जो एंड में उसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आगे जो केमिकल एनर्जी है वो बिल्डअप की जाती है, जो सुक्रोज या फिर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पैदा किए जाते हैं। स्टडीड पाथवेज ऑफ द कार्बन एसिमिलेशन बाय लेबलिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद C14 इन फोटोसिंथेसिस अर्न हिम नोबेल प्राइज इन 1961। तो इन्होंने जो कार्बन का पाथ है पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने लेबल किया C14 से। C14 एक आइसोटोप होता है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसकी लेबलिंग करके इन्होंने पता लगाया कि कार्बन है वो किस किस रास्ते से गुजर के CO2 से ग्लूकोज बनाता है, और इसी डिस्कवरी की वजह से इनको 1961 के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो हैं अल्फोंसो कोर्टी, या ए कोर्टी भी हम बोल सकते हैं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग में दिए गए हैं, और ये हम पिक हैं वो देख सकते हैं। और ये इटालियन एनाटोमिस्ट थे जो कि 1822 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कोर्टी बिगिंस हिज साइंटिफिक कैरियर स्टडिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के अंदर जैसे स्नेक और लिजार्ड के जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उनमें ये काफ़ी कुछ रिसर्च है वो दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ऑडिटरी सिस्टम है जो सुनने से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, जैसे ऑर्गन ऑफ कोर्टी हम पढ़ते हैं, ईयर में प्रेजेंट होता है ये, तो ऑडिटरी सिस्टम से रिलेटेड भी इन्होंने काफ़ी कुछ वर्क किया है। ही डाइड इन द ईयर 1888 के अंदर इनकी जो डेथ है वो हो चुकी है। तो अचीवमेंट्स क्या हैं, इन 1851 he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the cochlea containing hair cells। तो 1851 के अंदर इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसके अंदर इन्होंने एक ऑर्गन ऑफ कोर्टी नाम का एक स्ट्रक्चर है वो पता की थी, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कोक्लिया के बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्सिस में कन्वर्ट करते हैं और वही सिग्नलिंग ब्रेन के पास पहुंचती है। तो अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए 12th क्लास बायोलॉजी की जो बुक है उसका कवर पेज आप देख सकते हैं। तो उसका जो भी बायोलॉजी कंटेंट है उसका एक ओवरव्यू है वो देखते हैं। तो 12th क्लास का जो सिलेबस है वो यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 4 चैप्टर हैं। और ये जो यूनिट है वो 10th क्लास के
चैप्टर बायोलॉजी चैप्टर है जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उन्हीं का एक एक्सपेंडेड वर्जन है। और इस यूनिट में जो 4 चैप्टर है उसमें फर्स्ट चैप्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर फ्लावर्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, क्या पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उसके बारे में है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चैप्टर 3 में रहता है। चैप्टर 4 एक जर्नल इंट्रोडक्शनरी चैप्टर है या फिर एक जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड चैप्टर रहेगा। यूनिट नंबर 7 है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। उसके अंदर जो चैप्टर 5 है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड है, जिसमें मेंडल की डिस्कवरीज के बारे में है और कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर काफ़ी दिए गए हैं। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और जो 3 प्रोसेसेस हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो काफ़ी डिटेल में दी गई है। और चैप्टर 7 है ये इवोल्यूशन से रिलेटेड रहेगा। यूनिट नंबर 8 है जिसमें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, जिसमें हम माइक्रोब्स पढ़ते हैं मेनली। जिसमें चैप्टर 8 है, इसमें हार्मफुल इफेक्ट दिखाए गए हैं माइक्रोब्स के, किस तरीके से वो डिजीज फैलाते हैं, कौन सी डिजीज किस माइक्रोब्स की वजह से होती है। चैप्टर नंबर 9 है, इसमें स्ट्रेटजीज हैं किस तरीके से हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जो कि एक चैप्टर रहता है 9th क्लास के अंदर। उसी का एक हम बोल सकते हैं अपडेटेड या फिर डिटेल्ड व्यू इस चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर 10 है, इसमें माइक्रोब्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है, किस तरीके से ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी जो एडवांस फील्ड है बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड है। और चैप्टर 11 में बायोटेक्नोलॉजी की एक बेसिक प्रिंसिपल और प्रोसेसेस के बारे में है, प्रोसेस को समझाया गया है। जबकि चैप्टर 12 है, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के बारे में डिटेल दी गई है। यूनिट 10 है जो यूनिट 10 है वो इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को बताता है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म है और पॉपुलेशन कैसे, किस टाइप की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और पॉपुलेशन इंटरेक्शन काफ़ी डिटेल में दी गई हैं। उसके बाद उससे बड़ा जो एक पॉपुलेशन है वो जब इकट्ठी होती हैं तो इकोसिस्टम के बारे में जो डिटेल है वो चैप्टर 14 में दी गई है। और चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है अर्थ पे पाई जाती है उससे रिलेटेड है और उसके कंजर्वेशन से उसका कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। और लास्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का जो पोल्यूशन है वो हम देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी मेजरिंग कंट्रोल्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन में। जो चैप्टर फर्स्ट है, जैसे बताया था कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स दिए गए हैं, जर्नल सी बातें बताई गई हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड चैप्टर 2 में प्लांट से रिलेटेड दिया गया है। जैसे प्लांट्स में फ्लावर्स हैं, फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है फ्लावर में, डबल फर्टिलाइजेशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किस तरीके से होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या, जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीड वगैरह डेवलप होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस। और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, तो इनसे रिलेटेड डिटेल रहेगी। उसके बाद है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी है, जबकि उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, फंक्शन है, उनके बारे में बताया गया है। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की डिटेल दी गई है। उसके बाद जो टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है 3 मार्क्स में। और उसके बाद जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ह्यूमन में, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, जैसे इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी के टाइम पे एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, और जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है एम्ब्रियो की तो डिलीवरी जिसको पार्टिवलेशन बोलते हैं वो किस तरीके से होती है, और लैक्टेशन के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह है उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। जो चैप्टर नंबर 4 है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड रहेगा, जिसके अंदर प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज डिस्कस की गई हैं, क्या क्या गवर्नमेंट अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करती है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड बीच में जानकारी दी गई है, किस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या को डिफरेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल की उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मेडिकली एबॉर्शन
वगैरह वो किए जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर एसटीडी या वायरल इन्फेक्शन है वो उनकी जानकारी दी गई है। और लास्ट में इनफर्टिलिटी, नपुंसकता या फिर उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग मेथड हैं जिससे इस इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। और इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, या फिर इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम बोल सकते हैं, जिसमें जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से रिलेटेड है। इसमें मेंडल के लॉ के बारे में जानकारी है। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हम बोल सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है डिफरेंट एनिमल्स में एंड खासकर ह्यूमन में। उसके बाद म्यूटेशन की डिटेल दी गई। और लास्ट में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उनकी भी इसमें डिटेल दी गई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो स्टार्टिंग होती है वो डीएनए से है, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे है। और उसके बाद डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में कैसे खोजा गया है, उससे रिलेटेड डिस्कवरीज हैं। उसके बाद आरएनए वर्ड का मतलब यह है कि आरएनए की डोमिनेंस को शो करता है। वैसे तो डीएनए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो इवोल्यूशन है वो आरएनए से ही हुआ है। बहुत जगह पे आरएनए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि 3 मार्क्स में पूछी जाती हैं। जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से कोडेड फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो एमआरएनए लेके आता है डीएनए से, तो एमआरएनए के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक कोड के रूप में रहती है। उसके बाद जीन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है उससे प्रोटीन वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, और कब कब उसको रेगुलेट, स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत ही वाइड प्रोजेक्ट है और इसके बारे में भी डिटेल्ड व्यू दिया गया है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि बड़ा एडवांस फील्ड या फिर एडवांस रिसर्च हम बोल सकते हैं बायोलॉजी फील्ड में, उसके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैप्टर में मिलता है। उसके बाद इवोल्यूशन है जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड डिस्कशन है कि किस तरीके से लाइफ ओरिजिनेट हुई है अर्थ के ऊपर। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, इसके अंदर थ्योरी हैं कुछ और काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरी स्टार्टिंग में है जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है और इवोल्यूशन से रिलेटेड भी कुछ थ्योरीज यहाँ पे मिलेगी। व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेज हैं, कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, कुछ फॉसिल्स हैं, एनालॉगी और जो होमोलॉगी ऑर्गन्स है उनके बारे में डिटेल है। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में कुछ थ्योरीज हैं, डार्विन थ्योरी, फिर जो लैमार्किज्म है और ह्यूजोडोई वेरिज की म्यूटेशनल थ्योरी है, उसके बारे में डिटेल है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, और हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो कि एक मैथमेटिकल पोर्शन होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दिया गया है, ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनकी एक जनरल आइडिया दिया गया है, किस तरीके से प्लांट इवोल्व हुए हैं, कैसे वो लाइफ उनकी स्टार्ट हुई है अर्थ के ऊपर और किस तरीके से वो आगे जो आज के प्लांट्स हम देखते हैं वो कैसे बने हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन में भी काफ़ी हमारे जो एंसेस्टर हैं उनको एक सीक्वेंस वाइज बताया गया है। उसके बाद जो 8th यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 8 ऑल ओवर सिलेबस में देखा जाता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसके अंदर कॉमन डिजीज है वो हम देखते हैं काफ़ी सारी, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, मलेरिया है, इनसे रिलेटेड डिस्कशन है। उसके बाद इम्यूनिटी कैसे काम करती है और काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है इम्यूनिटी भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसके बाद 2 डिजीज हैं जो काफ़ी डिटेल में है, एड्स एंड कैंसर। और ड्रग्स के बारे में भी एक जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड काफ़ी कुछ डिस्कशन दिया गया है, किस तरीके से यूथ को ड्रग्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता हो और कैसे कैसे जो यूथ इस ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूज के शिकार हैं उनको कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर से बचा सकते हैं। चैप्टर 9 के अंदर जो स्ट्रेटजीज फॉर द एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में मेनली बढ़ती हुई जनसंख्या की जो फूड की रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने के लिए ये चैप्टर है, जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री है, जिसके अंदर अलग अलग एनिमल्स हैं जैसे डायरी वगैरह है, डायरी फार्मिंग है, उनसे रिलेटेड डिस्कशन है। प्लांट ब्रीडिंग में हम कैसे प्लांट्स की वैरायटीज हैं, अच्छी अच्छी वैरायटीज को लेके आ सकते हैं। उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजिकल टॉपिक हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हम बोल सकते हैं, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन्स
को, छोटे ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बड़े पैमाने पर ग्रो करवाया जाता है कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के लिए। उसके बाद एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी डिजीज्ड प्लांट से कोई भी टिश्यू लेके उसे एक हेल्थी प्लांट है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसे काफ़ी नंबर में हम किसी भी प्लांट वैरायटी है, स्पीसीज है, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 10 में माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस के बारे में रहेगा ये चैप्टर, जिसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जैसे कर्ड है, चीज है, ये किस तरीके से माइक्रोब्स की मदद से तैयार किए जाते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे बेवरेजेज हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, उनके अंदर माइक्रोब्स कैसे यूज करते हैं हम। माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज होता है उसके वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। और बायोगैस है जैसे गोबर गैस प्लांट है, उसमें माइक्रोब्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट मीन्स कुछ हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह है या फिर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है उनको किल करने के लिए भी माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। और माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे वो मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 11 है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि क्या क्या सिद्धांत है बायोटेक्नोलॉजी के, क्या क्या टूल्स हैं हम यूज करते हैं। RDT प्रोसेस में रिकॉम्बिनेटेड DNA टेक्नोलॉजी बड़ी डिटेल में है, और प्रोसेस कैसे रन की जाती है, टूल्स में क्या क्या हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं उसके बारे में है, और जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रन की जाती है, किस स्टेजेस में वो चलती है उसके बारे में उसे आगे नेक्स्ट उसमें टॉपिक में बताया गया है। जबकि चैप्टर 12 है उसके अंदर एप्लीकेशन से रिलेटेड ही डिस्कशन है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे BT कॉटन है, एग्रीकल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और मेडिसिन के अंदर हम जीन थेरेपी वगैरह करते हैं। इंसुलिन, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसका यूज किया जाता है। और ट्रांसजेनिक एनिमल भी काफ़ी ऐसे प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल हम प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास DNA किसी दूसरी स्पीसीज का होता है। एथिकल इश्यूज भी हैं कुछ जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि इस फील्ड में हमारे रिसर्च को रोकने का काम करती हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है जो लास्ट यूनिट रहती है बायोलॉजी की भी और 12th क्लास बायोलॉजी बुक की भी, वो है इकोलॉजी, जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अंदर जो चैप्टर 13 है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म क्या है और उसका एनवायरमेंट किस तरीके से है, क्या क्या फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, और पॉपुलेशन में पॉपुलेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी काफ़ी डिटेल में टॉपिक पढ़ने को मिलता है। जबकि इकोसिस्टम जो चैप्टर 14 है उसके अंदर इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर है, कैसे वो फंक्शन करता है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कितने टाइप की होती है, डिकम्पोजिशन कैसे होता है किसी भी चीज़ का, अपघटन कैसे, कोई भी चीज़ है जब डेथ होती है किसी भी चीज़ की तो वो कैसे एनवायरनमेंट के अंदर किस किस प्रोसेस से गुजरता है, एनर्जी फ्लो कैसे होती है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या कैसे होते हैं, ये इन्वर्टेड और स्ट्रेट पिरामिड्स हैं, और 3 टाइप्स के पिरामिड हैं उनके बारे में डिस्कशन है। इकोलॉजिकल सक्सेशन मींस किस तरीके से जो प्लांट है बिल्कुल एक बेयर लैंड के ऊपर कैसे वो स्टार्टिंग करते हैं, और उसके बाद स्टार्टिंग में जैसे वहाँ पे ग्रासेज वगैरह उगती हैं, उसके बाद श्रब्स, हर्ब्स है, फिर उसके बाद हर्ब्स ग्रासेज में आ जाते हैं, उसके बाद श्रब्स है, उसके बाद कैसे वहाँ पे लॉन्ग ट्रीज और वहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है वो अपनी जगह बना लेता है। तो इसके भी टाइप वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। और न्यूट्रिएंट साइकिल किस तरीके से, कार्बन साइकिल है, फास्फोर साइकिल है, वो काम करता है। और इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमको जो इकोसिस्टम है वो सर्विसेज है, सेवाएं हैं वो हमको प्रोवाइड करता है, क्या क्या हमको फैसिलिटीज हैं वो इकोसिस्टम से मिलती हैं। उसके बाद चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कितने टाइप की होती है, किस एरिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, जो इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ है अर्थ के ऊपर, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इतने प्रकार के जीव जंतु धरती पे पाए जाते हैं तो उसको बनाए रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज दी गई है इसके अंदर। और चैप्टर 16 के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, जैसे एयर पोल्यूशन उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन का कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट
या फिर सोइल वेस्ट हम बोल सकते हैं। एग्रो केमिकल एंड दियर इफेक्ट, किस तरीके से हम खेती बाड़ी में जो केमिकल यूज करते हैं वो किस तरीके से इफेक्ट हमको करते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव जो हम यूरेनियम वगैरह इलेक्ट्रिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, या फिर काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो यूज किए जाते हैं, उनसे जो वेस्ट बच जाता है तो उसको कैसे निपटाया किया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन डिप्लेशन कैसे हो रही है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, एंड डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, कि किस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, कम चीज़ की ज़रूरत है हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन, बहुत ज़्यादा विनाश है वो देखने को मिलता है। और कई बार हम किसी चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं टाइम पे, उसकी वजह से भी बहुत सारा रिसोर्सेज है वो ख़राब होता रहता है, उससे रिलेटेड भी है। और डिफोरेस्टेशन, किस तरीके से वनों की कटाई है वो होती जा रही है, और डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए बिश्नोई कम्युनिटी और एक चिपको आंदोलन है, उससे रिलेटेड भी कुछ डिस्कशन है उस चैप्टर में देखने को मिलता है। अब हम जो साइंटिस्ट हैं 12th क्लास के अंदर जो यूनिट्स रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड, जैसे फर्स्ट बायोलॉजिस्ट है उसके बारे में डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। ये पंचानन महेश्वरी है और इनका जो जन्म है जयपुर राजस्थान में 1904 को हुआ था, और इन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो इलाहाबाद से प्राप्त की, जिसके अंदर इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री है वो भी प्राप्त हुई। ही पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी के अंदर एम्ब्रियोज के जो एविडेंस है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जिसके बेस पे टैक्सोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में मदद मिलती है, उसको बड़ा पॉपुलराइज किया। हिज वर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो इनका वर्क है वो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी की जो आज हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी उसके ऊपर वर्क किया है। और इंट्रा ओवरियन पोलिनेशन, किस तरीके से ओवरी के अंदर हम पोलिनेशन है वो करवा सकते हैं। पोलिनेशन मीन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, डायरेक्ट जो पोलन ग्रेन है उसको हम ओवरी के अंदर कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। वैसे तो पोलन जर्मिनेशन होता है, तो जब हम पढ़ते हैं इसमें तब वो डिटेल क्लियर होती है, तो लेकिन ओवरी के अंदर हम डायरेक्ट पोलन ग्रेन को किस तरीके से हम यूज करके फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, ये जो ऐसी रिसर्च थी जिनकी वजह से इनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाने लगा। और अचीवमेंट्स क्या है इनकी, ही एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो DU है इनके अंदर जो बॉटनी का डिपार्टमेंट है वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। ही वाज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन FRC, तो ये फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द एक्सीलेंस से भी इनको काफ़ी कुछ जो अवार्ड है, सम्मान है वो मिले हैं। ही फॉर्मुलेटेड वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स पब्लिश्ड बाय NCERT इन 1964। तो इन्होंने जो भी सिलेबस किस टाइप का दिया जाना है बच्चों को, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर जिसमें जो बायोलॉजी बुक्स हैं 11th 12th क्लास की, उसमें क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से यूनिट्स को डिजाइन किया गया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सबसे पहले उस चीज़ को फॉर्मुलेट किया था। इनकी ही देन है ये, जिस भी तरीके से हम जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं 11th 12th क्लास में। बाकी तो अपडेटेड काफ़ी सारे जो पब्लिकेशन है वो आते रहते हैं NCERT के, लेकिन स्टार्टिंग इन्होंने की थी। उसके बाद जो दो बायोलॉजिस्ट हैं वो यूनिट नंबर 7 जेनेटिक एंड इवोल्यूशन की स्टार्टिंग में दिए गए हैं, जिनकी पिक हम देख सकते हैं। जेम्स वाटसन, जिनका पूरा नाम है जेम्स डेवे वाटसन, इनका जो जन्म है वो शिकागो में 6 अप्रैल 1928 में हुआ था, और 1947 में इनको जो BSc की डिग्री है जूलॉजी सब्जेक्ट से मिली, जबकि जो PhD की डिग्री है वो 1950 में इनको एक रिसर्च पेपर में मिली, जिनमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से बैक्टीरियोफेज है, जो एक बैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाला एक वायरस होता है, वो उसकी मल्टीप्लिकेशन को, उसकी जनसंख्या वृद्धि को हम किस तरीके से एक्सरे के द्वारा इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने रिसर्च किया, उसी के बेस पे इनको PhD है वो रिसीव हुई। ही मेट क्रिक एंड डिस्कवर्ड डबल हेलिकल DNA स्ट्रक्चर, जो बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है इनकी, जो इन्होंने क्रिक के साथ मिलके की, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो दी, जो कि इस यूनिट में काफ़ी डिटेल से पढ़ने को मिलती है। उसके बाद फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, जो इनका जन्म है वो 8 जून 1916 के अंदर नॉर्थ एम्पटन इंग्लैंड के अंदर हुआ, और ही कंप्लीटेड PhD इन 1954।
इन्होंने जो पीएचडी है वो 1954 में कंप्लीट की, और किस सब्जेक्ट के ऊपर या किस रिसर्च पेपर के द्वारा इनको ये डिग्री मिली, उसकी जो नेम था वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स की। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स दी, स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो इन्होंने काम किया, उस बेस पे इनको पीएचडी डिग्री है वो मिली। क्रिक वाज मेड एन FRS इन 1959, और इनको फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो जिनको भी सम्मान मिलता है तो उसको FRS है फिर वो बोल दिया जाता है। अचीवमेंट्स की ऐसी क्या अचीवमेंट थी जिसके बेस पे जो NCERT है उन्होंने इनको क्रेडिट मिला है, जो यूनिट है उनके साथ, जो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के साथ रिलेट करके दिया गया है। तो अर्ली इन मार्च 1953 गेव कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ने मिलके जो मार्च 1953 है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री मीन एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट होती है दूसरी स्ट्रैंड, उसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो दी। द हॉनर्स टू वाटसन विद क्रिक इंक्लूड। तो दोनों को एक साथ जो मिलने वाले जो प्राइज हैं वो क्या क्या थे? जॉन्स कॉलिंस वारन प्राइज, ये प्राइज का नाम है, जो कि ऑफ द मैसाचुसेट्स जर्नल हॉस्पिटल इन 1959। तो ये पूरे एक प्राइज का नाम ही है जो कि इनको 1959 के अंदर प्रोवाइड किया गया। उसके बाद लश्कर अवार्ड 1960, रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज 1962, और नोबेल प्राइज जो सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है 1962 के अंदर ही इनको मिला था। नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट है MS स्वामीनाथन, जो कि यूनिट नंबर 8 की स्टार्टिंग में जिनके बारे में डिटेल मिलती है, और इनका जो पूरा नाम है वो है मोंग काम्बू सैम्बेशियन स्वामीनाथन। और जैसे नाम से पता लग रहा है कि ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और इनका जो जन्म है अगस्त 1925 को कुंभकोणम नाम की एक जगह है वहाँ पे हुआ। और इनकी जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने बॉटनी से मद्रास यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। और इनकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है, डिस्कवरी है, वो क्या है कि इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम टाइम में ज़्यादा पैदावार देने वाली एक वैरायटी है राइस की वैरायटी वो पैदा की। और इसके अलावा इन्होंने बासमती राइस है जो सेंटेड मतलब एक अच्छी फ्लेवर की जो एक वैरायटी है राइस की बासमती के नाम से, उसको भी इन्होंने डेवलप किया। किसकी मदद से डेवलप किया? स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च एट द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट है, नामी इंस्टीट्यूट है, इंडिया का इंस्टीट्यूट है IARI, और एक स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स। इनकी मदद से इन्होंने बासमती राइस है उसकी वैरायटी को भी डेवलप करने में मदद की। अचीवमेंट्स क्या है? डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इम्प्रूविंग यील्ड एंड क्वालिटी। तो इन्होंने ज़्यादातर क्रॉप वैरायटीज है इनकी हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं उनके ऊपर काम किया। इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद नॉर्मन बोरलुग इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति में भी इन्होंने नॉर्मन बोरलुग जिनको जन्मदाता माना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, उनके साथ मिलकर काम किया। इनिशिएटर ऑफ लैंड लैब टू लैंड फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो किस तरीके से हम वैरायटीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं लैब में, और उसको फिर फील्ड में बड़े पैमाने पर हम किस तरीके से उगा सकते हैं, उसके भी इनिशिएटर इनको माना जाता है। He has been honored with the Padma Bhushan and several other prestigious award, medals and fellowships by Institution of Excellence। तो इनको काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से पद्म भूषण भी एक बड़ा इंडिया का एक अच्छा नामी पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट हैं हर्बर्ट बोयर, जो कि यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्टिंग में इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। और जो इनका जन्म है वो 1936 के अंदर वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के अंदर हुआ, और 1963 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद 3 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन है वो येल नाम की एक जगह है वहाँ से कंप्लीट की। और अचीवमेंट में इन्होंने 1966 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के रूप में काम करना शुरू किया, जो कि सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह पे। 1969 में इन्होंने काफ़ी स्टडी परफॉर्म की, जो कि रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स जो एक DNA के स्पेसिफिक पोर्शन को कट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर उनके बारे में स्टडी की। जबकि स्टेनले कोहेन के साथ मिलके उन्होंने एक ऐसी मेथड डेवलप की जिसके द्वारा प्लाज्मिड हैं जो बैक्टीरिया सेल से वो हम निकाल सकते हैं,
और उनको फिर दोबारा किसी दूसरे डीएनए के साथ री इंसर्ट करके किसी दूसरी सेल के अंदर हम उसको पहुंचा सकते हैं। और रिकम्बाइन सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए इन डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, और जो ये डीएनए के सेगमेंट्स हम आरडीटी प्रोसेस में यूज करते हैं कि किसी दूसरी स्पीसीज का जो डीएनए है वो अदर स्पीसीज में इंसर्ट किया जाता है, अपनी मर्जी के हिसाब से हम उनकी स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। एंड इंसर्ट द डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल, और ज़्यादा उसकी अमाउंट को बढ़ाने के लिए फिर वो डीएनए एक जो रिकम्बिनेंट डीएनए का काम करता है उसको बैक्टीरिया सेल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, विच कुड देन बी एक्ट एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, जो कि फिर बाद में एक फैक्ट्री का काम कर सकता है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी, आरडीटी प्रोसेस और कैसे यूज की जाती है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, उसमें डिटेल में समझाया गया है। एंड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ टूडेज बायोटेक्नोलॉजी, और जो हम आज बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं इन साइंटिस्ट दोनों ने मिलकर रखी थी, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, लेकिन ज़्यादा कहीं ना कहीं योगदान हर्बर्ट बोयर का ही रहता है इसमें। उसके बाद है रामदेव मिश्रा, जो कि यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी के स्टार्टिंग में इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। और रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया भी माना जाता है, क्योंकि इकोलॉजी की स्टार्टिंग ही इन्होंने की थी इंडिया के अंदर। इनका जो जन्म है वो 26 अगस्त 1908 के अंदर हुआ, और ऑब्टेन्ड पीएचडी इन इकोलॉजी, तो इन्होंने जो पीएचडी है इकोलॉजी फील्ड के अंदर वो प्रोफेसर WH पर्ल साल FRS है, जो कि थर्ड टाइम रिपीट हुआ है जब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लीड्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी जो पीएचडी है वो कंप्लीट की। किसकी देखरेख में, किसके सुपरविजन में? WH पर्ल साल के। एस्टेब्लिश्ड टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी एट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक बड़ी नामी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंडिया की। वहाँ पे जो बॉटनी का डिपार्टमेंट है उसमें इकोलॉजी ब्रांच को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, जो कि BHU वाराणसी यूपी के अंदर है। तो इन्होंने क्या कुछ पार्टिकुलर जो लाइफ के अंदर अचीव किया है वो क्या है? तो इन्होंने फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं इकोलॉजी फील्ड के अंदर तो जो वहाँ पे सिलेबस देखने को मिलता है तो वो सिलेबस इन्हीं ने फॉर्मुलेट किया था कि क्या क्या वहाँ पे कि किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है। ओवर 50 स्कॉलर्स ऑब्टेन्ड PhD डिग्री अंडर हिज सुपरविजन, लगभग 50 जो आगे PhD होल्डर हैं वो इन्हीं की देखरेख में अपनी PhD है वो कंप्लीट कर पाए हैं। ही वॉज होनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, तो ये इनके सम्मान हैं जो इनको मिले हैं इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस से इनको सम्मानित किया जा चुका है, फेलोशिप मिली है। संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो एक अवार्ड है जो इनको मिला है संजय गांधी अवार्ड के नाम से। ड्यू टू इज एफर्ट्स, इन्हीं के प्रयासों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 के अंदर स्थापित की एक संस्था है, और यही बाद में आगे इसने आगे पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, इसी ने आगे रास्ता क्लियर किया किसके लिए, जो आज हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 94 में जो एक संस्था है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो करती है इंडिया के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूट है वो इन्हीं के प्रयासों से आज इंडिया में काम कर पा रही है। उसके बाद हम एक ओवरव्यू देखते हैं जो भी हमने बायोलॉजिस्ट पढ़े हैं और किस यूनिट में है, कहाँ उनका ओरिजिन है और रीजन ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि क्यों एनसीईआरटी ने उनको कंसिडर किया है। तो सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर, वो फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में उनके बारे में डिटेल था, और जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज जो आज भी हम यूज करते हैं, स्पेसिफिक डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, वो इन्होंने दी है। कैथरीन एसाऊ जो कि एक फीमेल बायोलॉजिस्ट हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूनिट में हमने इसके बारे में पढ़ा, और यूक्रेन से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बुक लिखी है प्लांट एनाटॉमी एंड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, 2 बुक्स इन्होंने पब्लिश की हैं। उसके बाद GN रामचंद्रन है, ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट से बिलोंग करते हैं और इंडिया से इनका ओरिजिन है।
और इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन एंड रामचंद्रन प्लॉट के बारे में अपनी जो डिस्कवरी है वो दी है। मेल्विन कैल्विन को 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी में हमने डिस्कस किया और यूएसए से बिलोंग करते हैं और इन्होंने स्टडीड पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, मतलब इन्होंने कैल्विन साइकिल दिया है किस प्रकार से कार्बन है वो यूज की जाती है प्लांट में। उसके बाद 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी और उसमें एल्फोंसो कोर्टी है, ये इटली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया के बारे में बताया जो कि आज हम ऑर्गन ऑफ कोर्टी के नाम से पढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है 12th क्लास के अंदर जो साइंटिस्ट आते हैं उसमें सबसे पहले जो 6th यूनिट के साइंटिस्ट है पंचानन महेश्वरी, ये रिप्रोडक्शन यूनिट की स्टार्टिंग में है, इनके बारे में डिस्कशन और इनका ओरिजिन इंडिया से है। और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवरिन पॉलिनेशन के बारे में इन्होंने जो डिस्कशन है वो दिया। वाटसन एंड क्रिक जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट से बिलोंग करते हैं और वाटसन शिकागो से हैं और क्रिक इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल जो कॉन्फ़िगरेशन है डीएनए की वो प्रोवाइड की। एमएस स्वामीनाथन जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया से ओरिजिन है और इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस और साथ में बासमती राइस जो हमने पढ़ा है वहाँ से उसको भी डेवलप करने में मदद की है। हॉबर्ट बोयर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से रिलेटेड है और वेस्टर्न पेनिनसुलेनिया से इनका ओरिजिन है और प्रिपेयर्ड फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए विद कोहेन, जो आरडीटी प्रोसेस हम आज पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। रामदेव मिश्रा इकोलॉजी यूनिट में हमने इनके बारे में पढ़ा और इंडिया से बिलोंग करते हैं और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इनको माना जाता है।